घर वापस पहुंचे। कराची की सियासत में तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का राज है। आपने नून लीग में शमूलियत क्यों इख्तियार की? सर साहब, जब मैं अमेरिका में था, IMF में कुछ अर्सा तक काम किया था PhD करने के बाद, तो मियाँ नवाज शरीफ की इधर हुकूमत होती थी 91-93 में। तो उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, तो मैं कोशिश भी कर रहा था इसके बारे में कुछ लिखूं, क्योंकि एक मियाँ साहब की एक सिमत जो लेके गए थे निजी शोबे की तरफ। और उसके बाद में हमेशा से मैंने देखा है कि नवाज शरीफ की एक सियासत जो थी वो खिदमत की सियासत रही है, एक अच्छी सियासत रही है, पाकिस्तान में साफ़ सुथरी सियासत रही है। और दूसरी पार्टियां जो हैं वो अमन कमेटी हुई, अब भत्ता, और मतलब ये मेरा काम नहीं था इस टाइप की सियासी जमातें ज्वाइन करने का। तो जब सियासत ज्वाइन करी, तो हालांकि ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून का ये नाम रोल नहीं है कराची में जो दूसरी दीगर पार्टियों का है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से तो ऑप्शन मेरे पास इसके अलावा कोई था नहीं। और फिर मैंने लाहौर में एक फैक्ट्री लगाई थी, तो मेरी जान पहचान थी कुछ पंजाब में लोगों से, तो उसके थ्रू शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, और फिर पता नहीं किस दिन पार्टी में आ गया मैं। अमेरिका में क़याम के दौरान आप IMF से भी मुंसलिक रहे। IMF तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह? और अगर नुकसानदेह है तो इससे छुटकारा कैसे हासिल करें? देखिए, ये इदारा मुफीद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। IMF को एज अ बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आखिरी वक्त पे जा के उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कभी कभार इस्तेमाल करना चाहिए। ये हर वक्त इस्तेमाल करना, ये हर वक्त IMF जाना बिल्कुल मुज़र है हमारे लिए। कभी आप 10-15-20 साल में एक मरतबा चले गए IMF के लिए, कोई एक कर्ज़ ले लिया और वापस कर दिया, वो ठीक है, लेकिन जिस तवातुर से हम लोग जाते रहते हैं, ये तो बिल्कुल नुकसानदेह है। पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन रहे, PIA बोर्ड में रहे, फिर सुई सौदर्न गैस और सुई नादरन गैस इनके बोर्ड में रहे, और बहुत सी जगहों पर हुकूमत ने आपको नामज़द किया। आखिर आते ही आपने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पर क्या जादू किया था कि आप पर इतने मेहरबान हो गए? ये तो नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है, इसमें तो कोई वो नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब की भी। शहबाज शरीफ पहले मेरे जो सियासत में बॉस हैं वो शहबाज शरीफ थे, और इनके साथ मैंने बड़ी ट्रेनिंग करी है। और सुबह 7 बजे भी मीटिंग में गए हैं शालीमार गार्डन के अंदर बैठ के, गर्मी के अंदर लोड शेडिंग के ज़माने में, तो वो भी काम करा है हमने। लेकिन वो ज़ाहिर है कि नहीं आती चीज़ें, बात तो आती है कि भाई आप सुई सदर्न गैस के चेयरमैन रहे, बिल्कुल रहा था। और LNG जो पाकिस्तान में आई है उसमें थोड़ा बहुत किरदार मेरा भी है, LNG टर्मिनल लगाने में। उसकी वजह से जेल भी भुगती है। उसकी वजह से जेल भी भुगती है, उसकी वजह से भी जेल भुगती है, और हमारे अपने जो मईशत के बारे में जो चीज़ें लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, उसके वजह से भी जेल भुगती है। PIA की कुछ अरसे तक डायरेक्टर रहा, लेकिन वो फिर छोड़ दी मैंने। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पहली मेरी सियासी नौकरी थी, सियासी पोजीशन थी, जब शहबाज शरीफ साहब मुझे कराची से उधर ले गए, फिर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो बाद में उन्होंने पहले ज़ुबैर साहब को, फिर मुझे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगाया। फिर मियाँ साहब के जाने से कुछ अर्से पहले इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। फिर अब्बासी साहब आए और मैं उनसे बहुत ही क्लोज था, तो उन्होंने तो अपने पास मुझे PM हाउस में ही रखा हुआ था, और फिर जब डार साहब चले गए तो वज़ीर ख़जाना बन गया। तो बस वो आहिस्ते आहिस्ते रास्ते खुलते गए और आगे चलते रहे। बज़ाहिर तो आप ठंडे मिजाज के हामिल लगते हैं। आपको नवाज़ शरीफ की जारहाना सियासत पसंद है या शहबाज शरीफ की मुफाहमाना सियासत? ये मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ की जारहाना सियासत है या शहबाज शरीफ की मुफाहमाना सियासत है, लेकिन बिल्कुल एक सियासत में दोनों के एक अलग स्टाइल है। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों भाइयों की स्टाइल एक दूसरे को बड़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। और अगर आज शरीफ ख़ानदान की या मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इतनी मकबूलियत पाकिस्तान में है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है जो नवाज शरीफ का विज़न है, और जिसको शहबाज शरीफ ने बहुत हद तक इम्प्लीमेंट किया है। बिजली पाकिस्तान में लाने का विज़न बिल्कुल नवाज शरीफ का था, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर शाह के प्लांट इन्होंने लगवाए, साहिवाल का प्लांट इन्होंने लगवाया। फिर ख्वाजा आसिफ की हम कभी बात नहीं करते, उन्होंने भी मतलब कराची का जो है फोर्ट कासिम पे प्लांट लगवाया, तरबेला के 4th एक्सटेंशन कराई, दासू के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ख़त्म करवाया। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों भाइयों का कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा मुफीद रहा है, इसीलिए 30-40 साल तक आज भी अल्लाह की मेहरबानी से आवाम में मकबूल है। आप नजकारी या प्राइवेटाइजेशन के बड़े हामियों में शुमार होते हैं, तो क्या आपके ख़्याल में
रेलवे, PIA या स्टील मिल में हुकूमत का कोई किरदार नहीं होना चाहिए? सर, हुकूमत का रोल बिल्कुल होना चाहिए एज रेगुलेटर। जैसा कि बिजली के अंदर नेपरा आपसे एक रेगुलेटर है, आप प्राइस नहीं कर सकते नेपरा से बगैर पूछे। अब आप ये देख लीजिए ना कि मीडिया जो है वो उसमें हुकूमत का इदारा है PTV, और जियो है आपका निजकारी के बाद, मतलब एक निजी शोबे में इदारा। अब जो ख़बरें जियो जल्दी ला सकता है और जो चीज़ जियो के अंदर हो सकती है वो नहीं कर सकते PTV में, और जियो नहीं बाकी जितने भी निजी चैनल हैं वो बहुत आगे निकले हुए हैं। तो इसी तरह मतलब हुकूमत का काम है मिसाल के तौर पे अदालतें चलाना, हुकूमत का काम है पुलिस चलाना, हुकूमत का काम है लोगों को पानी देना, हुकूमत का काम है वो उस किस्म का इन्वायरमेंट पैदा करना जिसमें रोज़गार फैले, जिसमें रोज़गार पाकिस्तानियों को मुहैया हो। हुकूमत का काम नहीं है पेट्रोल पंप चलाना। क्यों चला रही है पेट्रोल पंप हुकूमत, जब निजी शोबा चला सकता है? ये पूरी दुनिया में स्टील मिलें चलती है ना प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या ज़रूरत है कि हर साल जो है PIA मिसाल के तौर पर साल का 40-45 अरब रुपया नुकसान करती है। अगर मतलब आप हर साल 40 यहाँ पे अस्पताल बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप सोचें कि 40 अस्पताल हर साल बन रहे होते तो कितनी लोगों को आसानी हो जाती। आप पता नहीं कितनी आप यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, कितनी आप स्कूलें बना सकते हैं। तो नुकसान करने की क्या ज़रूरत है? आप इसको निजी शोबे में छोड़ दें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको बंद नहीं करना चाहिए जो PTI की हुकूमत ने कर रही थी। हमने उसकी प्रोडक्शन ज़ीरो करी थी लेकिन तनख्वाह दे रहे थे स्टील मिल के लोगों को, इन्होंने इनको फारिग कर दिया। मैं कहता हूँ फारिग नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन आप इसकी निजकारी कर दें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आपके दोस्त हैं और ज़ाहिर है आप उनकी काबीना में वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे और फिर जेल में भी इकट्ठे रहे। जेल का पड़ोस कैसा था? जेल के ज़माने की कोई बात बताएं। हमारा जो था वो कमरा एक दूसरे के सामने था, सेल एक दूसरे के सामने था, लेकिन बंद थे, तो हम एक दूसरे से बात करने की इजाज़त नहीं थी हमें। इशारे के नायब में बात करते? हम ख़त लिखते थे एक दूसरे को। मतलब एक तो अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स आता था, तो वो पेज नंबर 6 पे वो जो भी मुझे लिख के भेजना होता था लिख के भेज देते थे, चलें ये भी बता देता हूँ। और दूसरा ये कि वो हम एक दूसरे को ख़त लिखते थे, जो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी है वो एक दूसरे को दे देता था। उसका कभी कभी तस्वीर भी ले लेते थे पुलिस वाले ख़त की, लेकिन कोई ऐसा वो तो नहीं था, हम कोई स्टेट सीक्रेट तो शेयर नहीं कर रहे थे। तो ख़तों की चलती रहती थी और 2 हफ्ते में फिर एक मरतबा मुलाकात होती थी। जब कोर्ट जाते थे तो साथ गाड़ी में जाते थे। तो वहाँ पे और जेल के अंदर हालांकि हमें इजाज़त थी कोर्ट की तरफ से कि हर संडे को मुलाकात हो, लेकिन पहले 2 महीने बिल्कुल मुलाकात नहीं करने देते थे। तीसरा महीना जो मेरा आखिरी महीना जेल में था वो आसानी हो गई थी, उसमें फिर जाके मैं हफ्ते में 1-2 दिन शायद भाई। एक कारोबारी और सनतकार हैं आप, तो आपको तो जेल बड़ी मुश्किल लगी होगी बनिस्बत सियासतदानों के। नहीं, मैं सियासतदान भी हूँ और क्योंकि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें पता थी कि कोई मसला नहीं है, तो मेरा तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था। मैं तो हर वक्त मस्ती करता रहता था, लोगों से मजाक करता रहता था और मेरा वक्त तो जेल में आसानी से गुजर गया। मतलब 50 दिन नैब में था, उसमें बहुत अरसे से किताबें नहीं पढ़ रहा था, तो 14 किताबें पढ़ने का मौका मिला। फिर जब जेल चले गए तो वहाँ पर थोड़ी सी 3 किताबें सिर्फ पढ़ सका 3 महीने में, तो कुछ किताबें वगैरह पढ़ ली। शाहिद भाई को किताबें भेजता रहता था मैं, काफ़ी इकनॉमिक्स के ऊपर किताबें भेजी। फिर मुझे ख्याल है कि सारी इकनॉमिक्स इनको सिखा दूंगा तो फिर अगली मरतबा मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो और एक दूसरे को नॉवेल्स भेजते थे। तो अच्छा, शाहिद अब्बासी साहब मुझे ये कहते थे कि जेल का एक्सपीरियंस अच्छा होगा कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा। तो ये बात इसमें ज़रूर है कि मैंने मुफलिसी देखी जेल के अंदर, लाचारी या देखी मैंने, गुर्बत देखी। तो ये कभी मैं ये सियासत में आने के बाद मैंने गुर्बत बहुत करीब से देखी है, अपने हलके में भी, पहले भी इलेक्शंस के अंदर। इससे पहले मुझे कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि किस तरह गरीब लोग रहते हैं, किस मुफलिसी में रहते हैं, किस मुश्किलात में रहते हैं, किस मजबूरी में रहते हैं कि पानी नहीं होता, खाना नहीं होता। तो ये चीज़ें कभी एज अ बिजनेसमैन मैंने नहीं सोची थी। हालांकि एक फैमिली का चैरिटी का वो होता है और मेमनों में ये काफ़ी रुझान होता है, लेकिन फिर भी मैंने कभी इतने करीब से ये चीज़ नहीं देखी थी। तो ये एक अवेयरनेस तो आई है।